चलिए दोस्तों, आज फिर से एक बार क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के लिए प्रेम्बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना के लिए निम्नलिखित बातें बताई गई थी कि अब देखिए, पहली बात है के एम मुंशी द्वारा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली ये के एम मुंशी ने दी थी। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना ये बात ठाकुरदास भार्गव ने दी थी। अब प्रारंभ में इसे उद्देशिका प्रस्ताव कहते थे। इसका दूसरा नाम उद्देशिका था, उद्देशिका प्रस्ताव कहते थे। इससे उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना की परिभाषा देखते हैं। यदि दो अनुच्छेदों में टकराव की स्थिति प्रस्तावना के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था तथा इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता था। यह संविधान की प्रस्तावना की परिभाषा हो गई। अब नोट केशवानंद भारती केस 1973 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्रस्तावना में पहली बार एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष भी इसे बोलते हैं। और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ी गई। अब देखिए प्रस्तावना की व्याख्या। हम भारत के लोग मतलब प्रस्तावना ये मेरे पास पूरी नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको पूरी लिख के बता देता हूँ, तो 2 मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और हिंदी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हो गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? देखिए, समाजवादी, गरीबी और अमीरी के अंतर को खत्म करना है। इसका अर्थ तो ये हो गया। ये रूस की क्रांति से संबंधित है। और धर्मनिरपेक्ष, देश में कोई भी धर्म नहीं होगा मतलब सभी धर्मों को माना जाएगा। अखंडता, किसी भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अखंडता का मतलब किसी भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब भारत में रहेगा। नोट, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था। संविधान निर्माण का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। लागू और पूर्णतः लागू संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। और राष्ट्र, देश, राज्य, प्रांत ये सभी एक ही है। तो राष्ट्र किससे मिलकर होता है? संस्कृति, जनता और भूमि से मिलकर राष्ट्र बना जाता है। और देश किसे कहते हैं? देश की परिभाषा हो जाएगी भौगोलिक स्थिति, देश है। और राज्य, संप्रभु सरकार और जनता, भूमि, ये तीनों मिलकर राज्य बनाते हैं। और प्रांत किसे कहते हैं? जलवायु के आधार पर प्रदेश का बंटवारा प्रांत कहलाता है। चलो, ये संविधान की प्रस्तावना हो गई थी। अब संविधान के प्रमुख भाग देखते हैं, मतलब संविधान के प्रमुख भाग ही देखेंगे। और भाग 1 में इसमें अनुच्छेद 1 व 4 तक उल्लेख है, मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख है। अब इसमें आर्टिकल 1 आता है, भारत जो इंडिया का है वह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, संसद जो भी नियम बनाएगी उसी के आधार पर नए राज्यों का प्रवेश होगा।
नोट 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अनुच्छेद 3 राज्य निर्माण की प्रक्रिया। नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है, ये ध्यान रखने योग्य इम्पोर्टेंट बात है। नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसके पास होती है, तो संसद के पास हो गई। और अनुच्छेद 4 में है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को मिलाकर व्याख्या करना, मतलब अनुसूची 4, एक मिनट रुकिए, हाँ सही है। अनुच्छेद 4 में अनुसूची 1 व अनुच्छेद 4 में अनुसूचित 1 और अनुसूचित 4 को मिलाकर व्याख्या करना। अब भारत में राज्य के प्रकार 1947 में आज़ादी के समय 11 राज्य या प्रांत थे। संविधान निर्माण के समय 11 राज्य थे, मतलब 4 प्रकार के राज्य बनाए गए हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा। और 1956 के पूर्व भी भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां बनी रही। एक प्रांत, दूसरा बड़ी रियासत, एक छोटी रियासत और चौथा चीफ कमिश्नर एरिया केंद्र शासित प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के रूप में स्थापित राज्य बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राजभाषा का आयोग का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इसे सत्यापित किस प्रकार किया जाता है। देखिए, इसका गठन सबसे पहले 1953 में हुआ। 1955 में इसकी रिपोर्ट नेहरू द्वारा दी गई। अब इसके आधार पर 14 राज्य व 6 यूटी भारतीय आधार पर, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, आधार पर 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे उस समय, और 2 अन्य सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजन, एक KM मणिकर। अब देखिए भाग 2, चलिए भाग 2 देखते हैं। नागरिकता संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में है। अब नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता 5 प्रकार की होती है। नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और 5 प्रकार की नागरिकता। नोट 1955 में नागरिकता संविधान 1955 में नागरिकता संशोधन जिसमें 5 प्रकार की नागरिकता का वर्णन है। पुनः 2019 में इसमें संशोधन करके पाक, जो भारत से 1947 में अलग हुआ था, इसके साथ ही बांग्लादेश 1947 में अलग हुआ था, और भारत से अफगानिस्तान 1935 में अलग हुआ था। इस संविधान के उस अल्पसंख्यक वर्ग को 5 वर्ष भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब 5 प्रकार की किस प्रकार की, जिसमें पहला है जन्म से। इस प्रकार की नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होती। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के पूर्व या बाद में भारत में हुआ है तथा उसके माता पिता भारतीय नागरिक है, तो उसे जन्म से नागरिक कहा जाएगा। हमारे भारत के लोग 99.99 इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है वंशक्रम, रक्त संबंध से नागरिकता। किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तथा उसके माता पिता भारतीय नागरिक है, तो उसे वंशक्रम का नागरिक कहा जाएगा। इस प्रकार के जन्म की सूचना संबंधित देश के दूतावास और भारतीय दूतावास को देनी होती है। और तीसरी है पंजीकरण से नागरिकता। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को इसी प्रकार की नागरिकता दी जाती है जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। नोट, यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी विदेशी के साथ विवाह कर लिया तो उसे इस श्रेणी की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जैसे युवराज और हेजल की। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करते हैं। भूमि सुधार से नागरिकता। किसी भूभाग को यदि किसी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया तो उसे नागरिकता देशीकरण के तहत स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं। 5वीं पुनः प्राप्ति। देशीकरण से नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र के तहत उसका भारत में निवास या भारत सरकार की नौकरी का इरादा हो, तब यह नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता का वर्णन। और अनुच्छेद 6 19 जुलाई 1948 से पहले या इस दिन के बाद यदि भारत आ गए हैं तो ये अनुच्छेद 6 हो गया।
और अनुच्छेद 7, जो व्यक्ति 1947 में पाकिस्तान चले गए थे, यदि वह जुलाई 1948 तक भारत आते हैं तो उन्हें नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8, यदि किसी नागरिक का जन्म भारत में हुआ है परंतु वह विदेश में रह रहा है, सर्वाधिक यूएसए एनआरआई, सर्वाधिक यूएसए से एनआरआई नॉन रेजिडेंटल इंडियन नागरिक है, सर्वाधिक म्यांमार पीआईओ पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन नागरिकता त्याग दी। अनुच्छेद 9, अपने देश छोड़ने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब अपना देश छोड़ने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का उल्लेख। और अनुच्छेद 11, संसद के नागरिकता के लिए कानून का अधिकार का उल्लेख, मतलब संसद किसी भी कानून के लिए नागरिकता के लिए अधिकार बना सकती है, तो ये अनुच्छेद 11 के अंदर आएगा, 11 के अनुसार आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम भाग 3 मूल अधिकार से। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं तो आपका लाइक करना तो बनता है, तो आप लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट्स बनाकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और बस इतना कहना था, बस। थैंक यू, धन्यवाद।